खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आर हमीद भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं हूं सैयद काजी। नादरीन, मौलाना फजलुर रहमान की जमात में जो वॉइसेस ऑफ डिसेंट हैं या मुखालिफ लोगों की आवाज़ जो है वो ज़ोर क्यों पकड़ती नज़र आ रही है। आज दो लीडरों ने और जो है वो एक तरह से अदम एतमाद का इजहार किया है मौलाना पर। क्या ये पार्टी तितर बितर हो रही है या महज ये एक ख्याल ही है? इसके साथ मुस्लिम लीग नून के कितने रहनुमा इस्तीफ़े देंगे? इस्तीफ़े तो जब तक स्पीकर के पास नहीं जाते वो पड़े रहे वहाँ पे, वो रद्दी के अलावा कुछ नहीं है जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचती। इसके साथ साथ देखेंगे कि पीपल्स पार्टी एक तरफ इस्तीफ़ों पर भी उसका मौक़िफ़ सामने आ गया, वो तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए उन्होंने दरख्वास्तें मांगनी शुरू कर दी हैं। लिहाजा यूँ लग रहा है कि बाकायदा एक नया मुख्तलिफ रस्ते पर वो गामज़न है। और उसके साथ कौमी इदारे कैसे और किस तरह तबाह हुए, स्टील मिल की बात करेंगे, PIA की बात करेंगे और क्या इन्हें रेस्टोर किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। भट्टी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात में और लोगों ने भी कहा है कि जनाब ये जो मौलाना का स्टैंस है ये ठीक नहीं है। कुछ वीकेंड होती नज़र नहीं आती, कमज़ोर होती नज़र नहीं आती आपको पार्टी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान तो ऑलरेडी कभी भी इतने मजबूत नहीं थे कि वो अकेले इक़्तिदार बना सके। आज तक हिस्ट्री में कभी भी चांद नीचे आ जाए, आसमान ऊपर चले जाए, सूरज नीचे आ जाए, ये PDM के तोते से जान निकलती जा रही है। अब आप कहेंगे कैसे? PDM मुस्लिम लीग नून खुद इंतशार का शिकार, मोहतरम नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब, शहबाज शरीफ साहब के बयानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क। ठीक, ऊपर पे खुद मोहतरमा ने कहा इस बयानी का बोझ मेरे और मेरे वालिद के सामने नहीं उठा सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब पे बेस कर रही थी पूरी PDM के बंदे मदरसों के तलबे इल्म ये लाएंगे। अब इन पे अदम एतमाद नहीं, संगीन करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि PDM अपना ब्लैक का पैसा, नजायज पैसा से बचने के लिए, नैब कार्रवाई से बचने के लिए PDM बनाई गई है। ये मैं नहीं कह रहा, मौलाना फजलुर रहमान के KPK के साबिक सदर, साबिक जनरल सेक्रेटरी कह रहे हैं। अगर मौलाना अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं और वो इस पोजीशन में नहीं लाते, ये मौलाना शिरानी साहब एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। वो खुद उन्होंने कहा कि उनके एक सेक्रेटरी जनरल ने कि इन्होंने पैसों की रवायत डाली मौलाना फजलुर रहमान ने, बकौल उनके साबिक सेक्रेटरी जनरल और सदर के। तो मौलाना अगर कमज़ोर होते हैं, पार्टी में उनकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, कुछ लोग और छोड़ते हैं, क्योंकि मौलाना का जो बयानी है वो टकराव का है, जलाओ गिराव का है, पुरअमन एहतजाज वाला नहीं है। तो मेरा ख्याल है जमीयत उलमा इस्लाम में बहुत सारे लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले, बल्कि अक्सरियत वाज़ेह, वो जलाओ गिराओ की सियासत नहीं करते, आलम दीन है, दीनदार लोग हैं ज़्यादा। तो उनके बयानी के साथ मौलाना साहब दरअसल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के साथ बहुत पर्सनल हो चुकी हैं। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब ने हुकूमत में मुझे नहीं हिस्सा दिया तो ये कुछ मुल्क रहे ना रहे, मैंने इसका इक़्तिदार नहीं रहने देना। ये लड़ाई अब सियासी नहीं रही। अब भट्टी साहब, ये जो इन्होंने बात से अब नीचे नाज़रीन आपने देखा भी होगा, वो कहते हैं जी कि सरमाया का गलबा हो गया है, पार्टी के टिकट नजरियात की बुनियाद पर नहीं पैसों पर दी जाते हैं। ये इल्ज़ाम सेनेट के इलेक्शन में पहले भी लग चुके हैं। ये देखिए, उन्होंने कहा है मौलाना साहब ने पैसों का अमल दखल लेना देना शुरू कर दिया है। अब उधर सैकड़ों लोग बैठे थे, इस तरह चंद लोग और अलग हो चुके हैं। ये नैब किससे तो कोई तल्लुक नहीं मौलाना गुल हसीब का? ये नहीं। अच्छा, मौलाना गुल हसीब के मुताबिक के मौलाना फजलुर रहमान नैब से बचने के लिए, लूटा हुआ माल बचाने के लिए मुल्क की वकार को, मुल्क की सलामती को दांव पे लगा रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि इन्होंने करप्शन को रवायत दी। तो मुझे बताएं, अगर मौलाना वीक होते हैं, उनकी जमात में अब इसी जो आपने सौर चलाया है, इसमें सैकड़ों लोग बैठे थे, लाखों इनके या हज़ारों इनके फॉलोवर होंगे, तो इमरान हो जाएंगे, मौलाना कमज़ोर हो जाएंगे। तो जिस पे बेस कर रही है PDM, वो वीक हो जाएगी। मुझे लगता है कहीं इन्हें धरने का, लॉन्ग मार्च का याद रख लें, इरादा ही मुलतवी ना करना पड़ जाए अगर इस तरह लोग छोड़ने लग पड़े मजीद मौलाना को। तो अच्छा मलिक साहब,
वो एक तो कह रहे पार्टी की तंजीम साजी में भी ख़यानत की गई, और दूसरी इतलात ये है कि मौलाना जो मजहबी कार्ड खेलना चाहते थे, इस हवाले से रियासती इदारों ने बड़ा सख्त स्टैंस ले लिया। इस पे हवाले से क्या खबर आपके पास? देखिए, जो भट्टी साहब ने बात की मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। भट्टी साहब ने आपको पहले तो बात है कि मौलाना की जो पावर बेस है, आपको पता है स्कूल में 25 से 30 लाख के करीब तालिब इल्म जो मदरसों के हैं, तो मौलाना अब आगे सारे तो इनको नहीं है ना। नहीं, मैं एक आप ओवरऑल बता रहे हैं, सोच की बता रहा हूँ। जो बच्चे जो दूसरे मकतबे फिक्र के भी हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ पे चले गए हैं। उनके पास 3 उन्होंने ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उनका जो अगला अटैक किया वो 3 मिसाइल चलाने लगे हैं। पहला तो वो ये चलाने जाने जा रहे हैं, उनको सामने रख के 25 से 30 लाख मदरसे के तालिब इल्मों को कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, इसमें क्या हो गया। ये उनकी जो सोच है कि इदारों के अंदर और हुकूमत के अंदर इसराइली लॉबी आ गई है और ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। ये आप इमोशन को समझने की कोशिश करें। दूसरा, उन्होंने मज़ाइल मानना कि ख़ास फ़िरका है जो मुसलमान फ़िरका नहीं है, वो पाकिस्तान में अपने पाँव जो है ना खोल रहा है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। ये उस पर भी अटैक करने जा रहे हैं। फरमा रहे हैं कि मौलाना कह रहे हैं कि इदारों के अंदर इसराइल को तस्लीम करने की लॉबी है। तो मौलाना अशरफी साहब, क्या नाम बताया था मोहतरम का? नहीं, ये जिनका अभी हमने ये मौलाना शुजाउल मुल्क और गुल हसीब साहब और मौलाना शिरानी साहब। मौलाना शिरानी साहब तो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान इसराइल को तस्लीम कराना चाह रहे हैं, घर का बेती लंका ढाए। तो फिर ये लड़ाई, इसका मतलब है वो किसको मौलाना साहब ने अपनी खिदमत पेश की थी, मुझे भी मौका दें। वो अमेरिका की। अच्छा बड़ी साहब, मैंने ये भी सुना है, छोटी सी मैं एक और खबर भी दे दूं इस बार, इसका 2 चीज़ें मैं आपको भी शेयर करना चाह रहा हूँ। और मौलाना इस मुल्क के 2 ताकतवर 3 इदारों के हेड्स का भी इस्तीफे का मुतालबा करने जा रही है। उनकी प्लानिंग है, वो तो पहले कर चुके नहीं, अब दबे लफ्जों में थी, अब वो सीधा होने लगा। मुझे जो अभी तक की खबर है, जो आपके लिए सबके लिए सोच वाली है, कि 27 दिसंबर को जो पीपल्स पार्टी ने अपना मोहतरमा की बरसी पे है ना, अभी तक उन्होंने ऑफिशियली मौलाना को इन्वाइट नहीं किया। अभी तक ऑफिशियली उन्होंने मौलाना को इन्वाइट नहीं किया। तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है 27 दिसंबर का जो जलसा है वो पीपल्स पार्टी और मौलाना के साथ मोहतरमा तक महदूद रखे, उसको अपोजिशन करना। मेरी बात सुने, बम क्या बम चला लेंगे? मिसाल कर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जो आप कह चुके हैं, इससे ज्यादा आप क्या कहेंगे? क्या आपने 70 साल। और दूसरी बात, मेरा सवाल सुन लेना पहले, डू यू अप्रिशिएट कि इस मुल्क में मजहबी मुनाफरत या मजहबी जंग शुरू करवा दी जाए सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ के केस वापस कर लो और मुझसे ये ना पूछो मेरे पास माल कैसे आया था? जरा क्वालिटेटिव वैल्यू जजमेंट देना, वैल्यू जजमेंट देना। डू यू लाइक इट? नहीं, ये आप डू यू अप्रूव ऑफ इट? नहीं, मेरी पहले सुन लेना, ये आपकी असेसमेंट है। तो जो 70 साल आपने मुझे बताया था कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए बना है, ये मुल्क इस्लाम के लिए बना है, तो फिर आप, अब मैंने आपको चूंकि गलत बनाया था, चलो मुल्क को अगला देने, वो किधर गया? व्हाट इज दिस सिलोजिज्म? ये क्या दलील है? नहीं, अब किसने कहा ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नहीं बना? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बना हुआ है। क्या मसला है? मुसलमान यार, आपकी जेब में हाथ पड़ते आपका इस्लाम खतरे में हो जाता है। आप 1000 मील दूर। भट्टी साहब एक सवाल का जवाब दें। वो मुल्की तौर पे सफारती तलकत खराब नहीं होने चाहिए थे। तो ये कुछ सुन ले यार, आपकी जेब पे हाथ पड़े दे दूं, मैं आपको खबर दे दूं। अब किसी को ये म्यूट कर दे यार। नैब पेशावर ने चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जवेद इकबाल साहब को लिखा है कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बहुत ज्यादा एविडेंस है, उन्हें गिरफ्तार करने दिया जाए। अगर उन्होंने इजाजत दे दी आईन और कानून के मुताबिक, अगर मौलाना पकड़े गए, अडयाला जेल में से किस तरह रैली निकलेगी, किस तरह लॉन्ग मार्च होगा? उन्होंने इजाजत तलब कर ली है। मेरी यार सुन लेना, नैब लाहौर के जिन बंदों को मौलाना साहब के करीबी लोगों को उन्होंने बुलाया था, नैब पेशावर कह रहे हैं आप? पेशावर, सॉरी, नैब पेशावर ने जो बंदे भी एविडेंस के लिए गए थे, उन्होंने कहा जी बेनिफिशरी मौलाना फजलुर रहमान साहब है, हम तो एक डमी आदमी है, हम सामने बुला दें, लिख के भी कुछ दे चुके हैं। उस पर उन्होंने कहा इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदला जाए और बावक्त ज़रूरत मौलाना साहब की गिरफ्तारी, जो शायद आ गए हैं, इन्हें पकड़ना जरूरी हो जाएगा। अगर चेयरमैन आइन और कानून के मुताबिक जिस तरह बाकी लोगों से को गिरफ्तारी के हुक्म दे देते हैं या वारंट जारी कर देते हैं, अगर वो इस बात से नहीं डरते जो मौलाना साहब ने कहा था मैं नैब को जूते की नोक में लिखूंगा, अगर कहा है वो गिरफ्तार कर लेते हैं कानून, यानी रिक्वेस्ट आ गई है, तो मुझे बताया फिर मौलाना साहब जेल के अमले के साथ रैली निकालेंगे, इमरान खान को इस तरह तो आगे जेल का अमला तो जवाब नहीं देगा। एक तरफ तो उनके अंदर से जो आवाज़ें आ रही हैं वो आपके सामने, दूसरी बात भट्टी साहब मुझे एक बड़ा सवाल तंग कर रहा है, हमारा जितना लिबरल तबका है जो हमेशा कहता रहा तालिबान को ख़त्म कर दें, ये गलत हुआ, ये हुआ, वो सारे तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं जाके ये और उनकी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे हैं। ये क्या वक्त बदला है? देखिए, वक्त सिर्फ ये बदला है
जो सारी उम्र 30-40 सालों से इक़्तिदार के झूले झूल रहे थे, गरीब आदमी अवाम के नाम पर उनकी हड्डियाँ निचोड़ के अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान और बैरून ममालिक एकड़ों में जगह आ रही है, किसी के कनालों में आ रही है, पता नहीं क्या क्या आ रहा है, उस पर लग गया फुल स्टॉप। लेकिन वो कहते हैं ना खेडेंगे ना खेडन देंगे, उस पर जिस तरह बच्चे लड़ पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो हमें इक़्तिदार में हमारे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा हमारा एहतसाब शुरू हो गया। सारी उम्र इतनी मेहनत करके लूट मार इसलिए की थी कि सरकारी खजाने में वापस दे दे, तो वो अग्रेसिव हो गया। जैसे ही वो अग्रेसिव हुए हैं तो कुछ के साथ बैरूनी ताकतें भी आगे खड़ी हो गई। मैंने एक शॉर्ट सुनवाना है आपको। अब सवाल अजीब लगता है कि अगर आप हमें हुकूमत नहीं देंगे तो यहाँ हम मजहबी जंग शुरू करवा देंगे, और साथ सारे रोशन ख्याल, सो कॉल्ड रोशन ख्याल, मैं तो उन्हें तीरा ख्याल कहता हूँ, तारीख ख्याल कहता हूँ, वो साथ खड़े हैं। ये ज़रा सुनवाएं मुराद अली शाह साहब, ज़रा एक और ज़रा देखें रौनक और शुगल कि मुराद अली शाह साहब इलेक्शन के वाले से क्या कह रहे हैं। मुझ समेत हर एक ने, शायद एक मेंबर ऐसा है जिसने नहीं किया जहां तक मुझे पता है, बाकी सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने अपने इस्तीफे अपनी लीडरशिप को जमा कराए हैं। अच्छा, एक तो लीडरशिप में इस्तीफे जमा कराए हैं, उधर उन्होंने ज़िमनी इंतखाबात के लिए दरखास्तें मांग ली हैं। जी भट्टी साहब। अच्छा मौलाना काजी साहब, आपको याद है हम जब बहुत बच्चे होते थे तो अब्बा जी को चाचा मामा पैसे देते थे ना, गले में डाल देते थे चुआनी दुआनी सिक्का, पैसे जमा कर रहे थे। तो भाई आप इस्तीफे जमा कर रहे हैं, स्पीकर के पार्टी कायद के पास उसकी रद्दी की कागज से ज़्यादा हैसियत नहीं है स्पीकर की। हाँ, स्पीकर सूबाई असम्बली के रुकन MP है और कौमी असम्बली के पास जाए तब वो रिजाइन कहलाता है, अदरवाइज एक कागज है, कागज नहीं। ये स्पीकर आने असम्बली तक पहुंचेगा? मुझे नहीं लगता। पीपल्स पार्टी मेरी इन्फॉर्मेशन कितने लोगों का इस्तीफा है? देखिए पीपल्स पार्टी नहीं, मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत स्मार्ट गेम आसफ अली जरदारी सब खेल रहे हैं, जो मेरी इतलात है। उन्होंने बिलावल को कहा रहना भी PDM में है, इसको छोड़ना भी नहीं। उन्हें एक बात भूलती नहीं है आसफ अली जरदारी साहब को। आसफ अली जरदारी साहब ने एक दफ़ा कहा था तकरीर करते हुए, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम सारी उम्र के लिए आते हैं, कराची से खैबर तक बंद कर दूंगा। अगले दिन नवाज शरीफ साहब का उनके साथ PM थे, अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी। वो बहुत दफ़ा डस चुकी है पीपल्स पार्टी नून लीग से। मेरा एक ज़ाती ख्याल है कोई इस्तीफे देगा, मुझे लगता है कोई भी नहीं देगा। इस्तीफे मुझे बहुत मुश्किल नजर आते हैं, बहुत। और अगर देंगे तो इमरान खान को इससे ज़्यादा फेवर कोई नहीं हो सकती। उसमें वो सेनेट की अपनी मेजोरिटी ले जाएंगे। अन्ना की मंगे 2 अखियां। हाँ। मेरा नहीं ख्याल, अगर देना भी है तो बताए ना, मुझे आज दे दें, क्यों इंतजार कर रहे हैं? हाँ, दें क्यों? ज़िमनी इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? चलो ये बताएं। आज स्टीयरिंग कमेटी की इनकी मीटिंग थी, पीपल्स पार्टी ने कहा हमने ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं। मौलाना ने कहा लड़ने की क्या जरूरत है, अगर आपने देने ही रिजाइन है तो ये प्रैक्टिस क्यों करें? इस पे भी आज इख्तलाफ हो गया PDM में। अब मुझे बताएं, इख्तलाफात ये करते हैं, शिकवे हमसे करते हैं, तो क्या मतलब है? ये फिर ये एक पेज पर नहीं है ये सारे, इसका मतलब है? मलक साहब, मैंने तो कहा आज मौलाना फजलुर रहमान ने इन्हें कहा है, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं हमने हर हाल में ज़िमनी इलेक्शन लड़ना क्योंकि आगे सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं। मैं थोड़ी से आपके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा आपसे ज़रा गुस्सा आपको चढ़ा जाए। मेरे ख्याल में अपोजिशन काफ़ी ठंडी ठार हो गई है, सर्दी है, इसमें एक ही लाइफ आ सकती है, वो आ सकती है मौलाना की गिरफ्तारी से। ये मेरी असेसमेंट है। अगर मौलाना गिरफ्तार हो गए तो कुछ चांस है, कोई रौनक लग जाएगी, अपना मेला लग जाएगा। जो आपका सवाल है ना कि पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है, इस्तीफे ले रही है, तो भाई इस मुल्क में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि अल्टीमेटली हमने ताकतवर हल्कों को बताना है कि हमारे पास 150 इस्तीफे हैं, तो भाजी को सन मुकमुका कर दो, या बदले को सन दे दो ना। ये इस्तीफे देने हैं उन्होंने, ये इस्तीफे सारे जमा होंगे। जमा होने का मतलब तो क्या ये अजीम लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई नहीं है? अजीम लड़ाई अपनी लड़ी है, और ये अजीम लड़ाई का सिर्फ एक मकसद था कि अगर अवाम यहाँ पे हमारे पीछे आ जाती तो हमारी निगोशिएशन के ये काम आएंगे। इस वक्त अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला है जो कि वो एक हरकत नहीं पैदा कर सके। मैं समझता हूँ कि अगर मौलाना गिरफ्तार हो गए तो देर इज ए चांस कि अपोजिशन में जान आ जाएगी। अच्छा चलें, कोशिश करते हैं इसका जवाब दूंगा। आप पकड़वा दो, मेहरबानी करो। नहीं, अच्छी बात है। देखिए गुजारिश ये है कि इस्तीफे देने का काम मैक्सिमम 15 मिनट है। बिलावल सब सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करे ना, या करे कि शाम तक मुझे तमाम पार्टी के लीडरों के MPM अरकान असम्बली के तो इस्तीफे उन तक पहुँच जाएंगे। ये तो इशू ही नहीं है। इसका मतलब वो खुद लिंगर ऑन कर रहे हैं, मैं और आप तो नहीं कर रहे। दूसरा ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब पकड़े गए, मुझे हो सकता है ना गिरफ्तार हो।
हाँ, जब वो नवाज शरीफ पकड़े गए थे ना, पाकिस्तान में तूफान आ गया था। कोरोना में लंदन में उतना नुकसान नहीं हुआ, अमेरिका में नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में खौफ आ गया था। हर सड़क पे बच्चे अपने माए बच्चों को उठा के भाग रहे हैं, किधर गया था? नौजवान बुजुर्गों को उठा के भाग रहे थे। उन्होंने कहा क्या हुआ क्या हुआ? उन्होंने कहा तेनू नहीं पता नवाज शरीफ को नाहल करता सुप्रीम कोर्ट ने। उन्हें कहा वो कड़ा नवाज शरीफ होने क्यों जिन्हें अरब रुपए की करप्शन की थी। उसके बाद पाकिस्तान जाम हो गया, उसके बाद डॉलर 300 पे चले गया, पाकिस्तान की इकानमी तबाह आ गई। तो मौलाना साहब की गिरफ्तारी से हाँ पाकिस्तान की दरो दीवार हिल सकती है, क्योंकि उनके चले हम देखेंगे। दरो दीवार तो लाहौर के जलसे ने भी हिलानी थी, मगर दरो दीवार को हिलाने वाले खुद ही हिल के रह गए, मुझे तो यूं ही लगता है। अब सुने राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमा रहे हैं, उनकी बात से फिर बात आगे बढ़ाते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने उस मीटिंग रूम में जो स्पीकर हाउस में है मुझे अलहदा बुलाया। मुझे बुला के पहली बात तो ये कि मियां साहबान को मेरा सलाम कहना, और उसके बाद कहा कि यार ये पागल जो है ये नहीं मान रहा, हम तो पूरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि नैब में ये अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम पूरी तरह से मुतफिक हैं। और ये जो शहजाद अकबर बैठा है ना, ये है उसका एजेंट, इसके सामने आप जो है ना वो बात ना करें, ये जाके वहाँ पे बताता है। ये तो सीधा अपने वजीर खारजा के बयान फरमा रहे हैं। देखिए पीपल्स अपोजिशन कह रही है कि ये NRO हुकूमती मालम जपर दीगर है, हुकूमत कह रही है ये NRO मांग रहे हैं। अब हम बताएं, हम बीच में फंस जाते हैं। भाई मेरे, अगर हुकूमत को मेरा ये सवाल है, शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ जो भी उस कमेटी में थे, अगर उसमें NRO की थी जिसमें डाकू चोरों को बचाने का था, आप उस वक्त ही ना मानते। और ये राना सनाउल्लाह साहब उस वक्त तो आप पूरा जोर लगाते रहे कि किसी तरीके से ये अमेंडमेंट पास हो जाए और नैब में करप्शन को अलग कर दिया जाए। 1 अरब से करप्शन, 1 अरब रुपए से करप्शन जायज है, और 5 साल पहले का केस नहीं होगा। 5 साल से पहले 99 करोड़ 99 लाख 99 हजार 99 रुपए तक करप्शन लीगल है, वो उस पर आपको इनाम दिया जाएगा। ये एक टोपी ड्रामा है इत्तेसाब के अमल को। हाँ, हुकूमत हो या अपोजिशन, इसका शफाफ होना इसकी कामयाबी होगी, वरना इस पे उंगलियां उठती रहेंगी जब तक इत्तेसाब शफाफ न हो। लेकिन एक अहम बात मलिक साहब, ये जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये बात कह रहे हैं, अगर ये इतना इन्होंने बड़ा बाशगाफ अंदाज में कहा, क्या किस कैरेक्टर के लोग हैं? शाह महमूद कुरैशी किस कैरेक्टर के लोग हैं? उनके वालिद साहब भी ज़ियाउल्लाह के साथ रहे हैं, बल्कि उनके बौजदाद को बड़ी ताकत की समझ है, उनको इस रियासत की समझ है। उनको पता है कि किसी दिन हमारी हुकूमत भी ख़त्म होनी है, ये सारे केसेज हम पे भी आने थे। मैं आपको भी चैलेंज करता हूँ कि कोई फेडरल मिनिस्टर आज इस्तीफ़ा दे दे हाइपोथेटिकली कि मैं इमरान खान को छोड़ के नवाज शरीफ के साथ शामिल हो रहा हूँ, कल तक आपको उसके 15 अरब रुपए के हिसाब से भी पता चल जाएगा, आपको उसकी सारी करप्शन पता चल जाएगी, उसकी इनलीगल जो स्पेन में जायदाद है वो भी पता चल जाएगा, कोरिया में जो उसका बिजनेस है वो भी पता चल जाएगा, अगर वो इमरान के साथ रहेगा। मुझे आप बताएं, अगर नवाज शरीफ अगर हुकूमत के साथ रहेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आटे का क्राइसिस आया है, यहाँ पे गंदम का क्राइसिस आया है, यहाँ पे चीनी का क्राइसिस आया, यहाँ पे सीमेंट का क्राइसिस आया, यहाँ पे IPPs का क्राइसिस आया। मुझे पता है एक बंदा पकड़ा आपने, किधर है आपका एहतसाब, किधर है आपकी? ब्रेक से पहले किसी ने कहा 2 जमा 2 क्या होते हैं, किसी ने कहा 2 जमा 2 क्या होते हैं, भूखे ने कहा 4 रोटियां। मलक साहब को आया कि वजीर छोड़ के नवाज शरीफ के पास चले गए, तो खुद मुल्क से भागे हुए हैं। मैं बता रहा हूं ये करप्शन किसे कहते हैं, बात ये नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब स्पेसिफिक हो या ना हो, सब आपको भी पता है यही कार्टल्स हैं और यही चोर हैं। नंगे किस वजह से हो रहे हैं? नंगे होने दें, सामने आने दें। एक ब्रेक के बाद हम देखते हैं कि ये और कितने चेहरों से नकाब उतरेंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, इमरान खान साहब का एक शार्ट सुनवाता हूँ। वो कहते हैं कि मुझे रात को नींद नहीं आती जब मैं गर्दशी कर्जों के बारे में सोचता हूँ। जुनायद ज़रा फिर बात करते हैं। जो सबसे बड़ा इस वक्त पाकिस्तान का अगर एक चैलेंज है जो मुझे कई दफ़ा रात को नींद नहीं आती सोच के, वो है हमारी पावर मिनिस्ट्री, जो बिजली है। अच्छा, ज़रा मैं बड़ी साहब एक बता दूं, साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में गर्दशी कर्जा 228 बिलियन अरब पर छोड़ के गई थी उनकी हुकूमत। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इसको दोगुना कर दिया, ये 500 अरब पे पहुंच गया। मुस्लिम लीग नून ने खैर से इसको मजीद दोगुना किया, बल्कि दोगुने से बढ़ा के 1100 बिलियन कर दिया। मौजूदा हुकूमत ने 1100 बिलियन से 2100 बिलियन, अब हर 5 साल बाद ये डबल हो रहा है। अब बड़ी साहब एक सादा सा सवाल है। हम कहते हैं ना कि पानी ना निकालें कुएं में से कुत्ता बाहर निकालें। बिल्कुल, वो ना पीपल्स पार्टी ने निकाला ना बल्कि डाला।
देखिए इन्होंने तो खुद डाला। असल बात यह है कि कुत्ता निकालने की बजाय बार बार ये पानी निकालते। हाँ देखें, आपके आज एक कर्जा 5 अरब है इन केस, अगले साल आप पे और का सूद चढ़ जाता है और आप 7 लाख पे 7 अरब पे कर्जा का सूद देते हैं, फिर 9 पे देते हैं। जब तक आप अपनी इकॉनमी को बेहतर नहीं करेंगे, टैक्स कलेक्शन बेहतर नहीं करेंगे, ये खसारे जाते रहेंगे। जो सफ़ेद हाथी हैं इनको प्रॉफिट में लाएं। एक चीज़ मैंने आपको दूसरा, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा मुझे नींद नहीं आती, मैं सोचता हूँ। मुझे समझ नहीं आती, जब बंदा सो जाता तो फिर सोचेगा कैसे। अच्छा, एक सादा अरिथमेटिक आपको बतानी है। थोड़ी सी बात याद आ गई बंडी साहब के वाले से। 1994 के मुआहदे सुनाना, 20 रुपए आपने इन्वेस्ट किए IPPs में। ये शहीद जमहूरियत ने जो किए जी 1994 में 20 रुपए आपने किए, 80 रुपए बैंक से लिए गए। ये फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बता रहा हूँ। बड़ी साहब ये जो 80 रुपए बैंक से लिए गए हैं, ये सूद को और कर्जे को कौन अदा करेगी? हुकूमत यानी अवाम। मेरे टैक्स से, मेरे पैसे से। उसके बाद जो रेट ऑफ रिटर्न है उस वक्त 18 से 22% था, अब 40% तक जा रहा है। रेट ऑफ रिटर्न क्या? मुनाफा जो देना है वो। उसके बाद कहा गया कि मुनाफा रुपयों में तय हुआ था, हम आपको डॉलरों में देंगे। वहां पे हमें मैं उसको ये मुशर्रफ दौर में गड़बड़ की गई। अच्छा, ये मैं वो बता रहा हूँ, ये कुत्ता इसमें पड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आपके सामने स्टोरी आई कि जो इनपुट है भट्टी साहब, उसको जो बनाने के लिए तेल है वो हुकूमत मुहैया करेगी, और वो तेल जो मुहैया हो रहा था उसका 30% चोरी होकर बिक रहा था यहाँ इसी लाहौर में। उसका दफ्तर पकड़ा गया। अब ये कुत्ता कौन निकालेगा? मैं मलक साहब आपसे, नदीम बाबर साहब निकालेंगे। भट्टी साहब को मैं अब सवाल कर, ये कह रहे हैं कादी मोहतरम सईद साहब 1994 में ये मुआहदा हुआ, उसके बाद कितनी हुकूमतें आई, कितनी आई उसमें शामिल है? मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। उसके बाद आप देंगे। मुझे बताए, हर हाकम बदलता रहा, उसका अरबों रुपया बैंक बैलेंस बदलता रहा। आज तक हमारी नस्लें, दूसरी नस्ल आ गई है कि पैसे हम चुका रहे हैं। IPP अगर गलत एग्रीमेंट हुआ है उसे कैंसिल करे, जो भी करना है करे ना, वरना 20 साल बाद तो ये 40% से 80% होगा, जैसे कैसे फरमाया। भट्टी साहब जिंदाबाद। मैं आई रिस्पेक्ट यू फॉर दैट। असल में जो इमरान खान साहब ने जो मेरे लिए मैं सोच में पढ़ा, उनको तो नींद नहीं आती है, मुझे भी नींद नहीं आएगी। जो मेरा वज़ीर-ए-आज़म ने 22 साल तैयारी की पाकिस्तान रूल करने की, आज उनकी 2 स्टेटमेंट बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने कहा 3 महीने तो हमने हुकूमत को समझा कि हुकूमत किसे कहते हैं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। और उन्होंने कहा 1.5 साल तो हमें समझ नहीं कि सर्कुलर डेट किस तरह चलता है। ये 22 साल की तैयारी के बाद जिन्होंने पाकिस्तान चलाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं मलिक साहब, आपसे एक सवाल है, जिन्होंने ये हमारे ऊपर कर्जा चढ़ाया है, जरदारी ने, नवाज शरीफ साहब ने, तो इन्होंने कितनी तैयारी की थी? इन्होंने तैयारी की थी ना, मोहतरमा रिकॉर्ड है, ये सुन ले, अब मुझसे सुन ले। मोहतरमा रिकॉर्ड है, किसी ने मोहतरमा से पूछा, मोहतरमा आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी हैं, आप अवाम के बंदे हैं, आप सोशलिज्म की बात करती हैं, तो उन्होंने पता क्या बताया? उन्होंने कहा नवाज शरीफ का मुकाबला नहीं कर सकते, इसके लिए हमें भी पैसा बनाना पड़ेगा, इसीलिए वो जरदारी साहब और उनकी जरदारी साहब। अच्छा, मुशर्रफ ने क्या किया? मुझे सुन लेना, आपने नवाज शरीफ को 2 नंबर पैसे का सिंबल बना रहे हैं। नहीं, सारे ने 2 नंबरी में किया। आपसे पूछ रहा हूं मैं तो समझ रहा हूं 2 नंबर पैसे का सिंबल है। आपका मतलब है बेनजीर साहिबा ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, करप्शन नवाज शरीफ से सीखी। अगर नवाज शरीफ का मुकाबला करना तो इतना पैसा चाहिए। ये मैं आपको बताने लगा हूं, नवाज शरीफ, बेनजीर और जनरल मुशर्रफ ने इसको डॉलर से इसके प्रॉफिट को लगा दी कि डॉलर में देंगे। ये आपका मेरे सब का खून है, जिसको आप 2300 अरब का डेट सर्कल कह रहे हैं। और खान साहब जो फरमा रहे हैं ना कि उनको नींद नहीं आती, वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त सिर्फ कर्जे को अगर आप निकालें, डिफेंस से ऊपर आप चले गए हैं। अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह माफ़ी दे। पाकिस्तान की तीसरे नंबर पे है। नहीं, मैं डिफेंस से ऊपर चले गए हैं। पाकिस्तान जितना कमाता है ना, आसान तरीन जुबान में, अगर मैं अपना कर्जा दे दूं, मैं वज़ीर-ए-आज़म हूं, और सिर्फ इनको IPPs को पैसे दे दूं, खुदा पाक की कसम, 1 रुपया नहीं बचता। एक सवाल है, हमने बहुत सी चीजें और करनी है। एक सवाल मुझसे है, वही निज़ाम था जिसे सब ने कंटिन्यू किया। ये कर्जा हम पे चढ़ाने का जो IMF के साथ मिलके साजबाज साख डारने की, वो आगे चलती रही, अगलों ने भी की, पिछलों ने भी की। इनके साथ क्या सलूक करना चाहिए हमें? जिन्होंने हमारी नस्लों को गिरवी रख दिया, इनको क्या करें? ये जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। देखें, इमरान खान साहब को एक बात समझनी पड़ेगी कि इसका कोई आपको तकरीरों से मसला हल नहीं होना। अब आपको ये फैसला पढ़ के अंदर करो ना। नहीं, इनको पढ़ के अंदर करो, और आपको IPP से सीधा होना पड़ेगा कि भाई ये हम पैसे नहीं दे सकते, कर लो जो करना है, सीधी सी बात है। IPP खरबों रुपए बना चुकी है। मुझे बताएं, हम ये आप 26 साल से हमें ये लूट रहे हैं, हमारा पसीना भी खत्म हो गया, हड्डियां भी पिघल गई हैं। आखिर कोई तो ऐसा मसीहा आए कि इन करप्ट माफिया से हमें निजात दिलाए, और लोगों को ये कर्जे ये लेते हैं, कमीशनें ये लेते हैं, बैरून मुल्क प्रॉपर्टी ये लाते हैं,
पैसे गरीब आदमी देता है। भट्टी साहब, आपके जो बड़े ऑनेस्ट दोस्त हैं उनकी बड़ी अच्छी रेप्यूटेशन है, जो अबू बकर खुदाबख्श साहब ने कहा है ओगरा को बंद करो, नेपरा को बंद करो। जो रेगुलेटर थे जिन्होंने देखना था अवाम की जेब ना कटे, और वो तो साथ शामिल हो गए। वो तो जो उस काम का मास्टरमाइंड है नदीम बाबर को तो बचाया जा रहा है। अच्छा, ये सुन यही बदकिस्मती ये भट्टी साहब आप जो बातें कर रहे हैं, आम आदमी ये प्राइस कैसे दे रहा है, हम ये साबित करें ना, ये हमारे साथ हो क्या रहा है सिर्फ 2 साल में। ये इमरान खान साहब को भूल रहे हैं, ये आपको स्लाइड भी दिखा देते हैं। ये जो आपकी पर कैपिटा इनकम कम हो गई है, आम आदमी की आमदनी कम हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ ये तीनों फैक्टर के पीछे ना आपका सर्कल डेड है। आप पाकिस्तान को एक वाइबल सोसाइटी बना ही नहीं सकते। 2300 अरब रुपए का आपको जब खंजर लगेगा खून में से, आप मुझे एक मुझे बात बताएं ना, इस सारे माल के और सारे धन के ऊपर बैठ के सियासत करने वाले जब आपको आके कहते हैं वोट को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो, और वोट को तो कुचल दिया तुम लोगों ने, और वो आके लड़ते इमरान खान के गले पड़ जाते हैं और उसके पीछे जो है आलमी ताकतों को ले आते हैं, बाहर के लोगों को कहते हैं हमें हुक्मरानी में। कादी साहब एक बात याद रख ले, वोट को इज्जत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक वोटर को इज्जत ना दोगे। वोटर को इज्जत किस तरह होगी? वोटर को उसको उसका बुनियादी हकूक उसकी दलील में मिले, जो उसका बुनियादी हक है, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था कि मैं आम लोगों के लिए बना रहा हूं, जहां मैंने आपसे खबर लेनी है, वायलेशन कर रहे हैं। आम आदमी का पाकिस्तान, मैं आपको बता दूं, आपका स्पीकर जो पंजाब असेंबली है परवेज अलाई ने कल असेंबली में ये बात की है कि ये असेंबली का क्या फायदा है। पूछे क्यों? वजीराबाद में जो कार्डियोलॉजी का हॉस्पिटल है, असेंबली ने बिल पास किया कि इतने पैसे दो, अभी तक पंजाब को मैंने पैसे नहीं दिए। आपका इमरान खान साहब ने क्या दिया? हमारे पास पैसे नहीं है, वो ये हालत है, गर्दिशी कर्जे में देने हैं। नवाज शरीफ साहब सुना है, उन्हें इस बात में समझ लगी है कि अब उन्होंने लॉबिंग कहां करनी है। आपके पास खबर है? खबर देखो जी, खबर सीधी सीधी है। नवाज शरीफ की एक असेसमेंट थी, इसको अंदर से कुछ सलाह आ जाएगा, और आई एग्री विद यू। आप हमें कहते थे अंदर से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आया। नहीं, अब उनको एक ही बात का पता है कि उनकी खुश एक लॉटरी ये निकली है कि इमरान खान साहब को आदत है ना फास्ट बॉलर की, पहले बड़ी उनकी गाड़ियां चलाई वलीयत सऊदी अरब की, उसके जहाज पे अपना अमेरिका के, पता नहीं क्या ऐसा किया। अब नवाज शरीफ ने सारी गेम बाहर से ढूंढ रहे हैं। अब नवाज शरीफ को ये समझ आ गई है कि अंदरों कुछ नहीं होना, इस ताकतवर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट से वो लड़ नहीं सकते अंदर अवाम के साथ। बड़ी साहब कुछ नहीं होना, बाहरों भी कुछ बाहर से सोच रहे हैं। मलक ताहिर मलक साहब खबर ठीक है, लेकिन बाहर वाले सऊदियों ने कहा, वजीर आज़म इमरान खान ने कह दिया एनआरओ के अलावा हर बात पे मुझसे बात करो, उनको भी रिफ्यूज हो चुका है। ये जो कल जो सफीर से मुलाकात हुई उसकी बात कर रहे हैं, आर्मी चीफ को भी मिले, सऊदी सफीर आर्मी चीफ को भी मिले, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले, प्राइम मिनिस्टर को भी मिले, और उन्हें बताया कि इसराइल ये वो हालात है। साथ ही ये मियाँ साहब पे जरा मेहरबानी करें, वो MBS कह रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान ने कहा मेरी हुकूमत जाती है जाए, इनको एनआरओ नहीं देना। आप अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसे पिन पॉइंट करें। ये जो कह रहे हैं ना, बाहर अंदरों भी ना तो बाहरों भी ना, उन पुत्र पाकिस्तान। एक और भी बात है, ये क्या कैरेक्टर और ये क्या किरदार है कि आपके बाहर के हुक्मरानों से चिट्टे लेके आ रहे हैं? ये आपने यहाँ कमाया है, ये आपका वोट बैंक है, ये जो रोज का बड़ा वोट बैंक है, वो केड़ा बैंक हो? दिवालिया बैंक, वोटर दिवालिया बैंक। काजी साहब इतना आसान मुझे बताया ना, अगर ये खबर ठीक है, नहीं इतना आसान नहीं। जो रियासत माली तौर पे डेट सर्कल में फंसी हो, कर्जों में फंसी हो, उसका यही हाल होगा, बाहर से मांगेंगे ना। नवाज शरीफ साहब की जहां 30 साल हुकूमत रही हो, पीपल्स पार्टी 3 दफा हुकूमत में आई हो, ये 2.5 सालों में हुआ है। कौन से 3? 2.5 सालों में हुआ भाई, 2.5 साल से ज्यादा आपने 2 दफा 3 दफा तो उसको निकाल दिया। 7.5 साल नहीं बनता यार, गल सुनो, असि 7.5 साल मैं 7.5 दिन भी नहीं। एक सिर्फ आपसे 1 मिनट लूंगा, बट्टी साहब अपनी ईमानदारी से मुझे अपना तजुर्बा रख के बता दें, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास कितनी ताकत है? मैं नहीं बोल। अच्छा मेरी यार, हम अब सिर्फ ये कहते हैं कि फजाइल नहीं, हमें जो 2 दफा नवाज शरीफ की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने गिराई, ये क्या सच नहीं है? सच है। 2.5 साल पीपल्स पार्टी की नून लीग ने गिराई, 2.5 साल खुद माल खाने का लूटने का हक था। इसमें मेरे और आपका क्या कसूर है? आपने वोट दिया, 5 साल के लिए कर दिया। 58(2)B इन्हीं के नवाज शरीफ के पसंदीदा ज़ियाउल हक ने बनाई थी, नहीं मैंने और आपने नहीं बनाई। मेरा ख्याल है कि हमारे ब्रेक के बाद 58(2)B खत्म हुई, पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए, नून लीग ने भी किए। मोहम्मद बख्शा अंदरों गई है बुक गल है तो बाहरों कख नहीं होना। बाकी मैं आपको बताऊं, हैंड इन ग्लव से हमें फजाइल बदनवानी जो है वो बयान नहीं करने चाहिए, ना ही बदनवानों के औसाफ हमीदा पर बात करनी चाहिए। मगर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे इदारे
PIA खास तौर पर उसको कैसे बर्बाद किया गया और इसके साथ साथ हमारी स्टील मिल के साथ क्या हुआ, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये अल्लाह ताला ने ब्लू एयर पर बड़ा करम किया, मगर ये दुनिया की एक प्रीमियम जो थी PIA, इसके बेड़े कैसे गर्क हुए? PIA को हर हुकूमत ने करप्शन के बेस पर अपने बंदे भर्ती किए। मलक साहब आपको कंपैरिजन बताएंगे कि हमारी हड्डियों से पसीना किस तरह निचोड़ा गया। PIA एक दिन नहीं इतवा हुई। मलक साहब भट्टी साहब, ये इतना कभी हमारा एक करैक्टर था पाकिस्तान का कि हमें इतना प्राइड था। माल्टा एयर और एमरेट्स एयर ये PIA ने बनाई है। हमारा दुनिया में एक नाम था PIA का। तो इस खबर ये है कि 450 अरब का खजाना है PIA। अभी हमने सर्कल डेट का रोना रोया 450 अरब रुपये। जितनी PIA की सारी वैल्यू ना, आप किसी को फ्री भी दे दें वो कहेगा नहीं 450 अरब का मैं कर्जा नहीं ले सकता। कहानी ये है कि 29 जहाज़ है PIA के पास और मुलाजम कितने हैं? 14,500। दुनिया में एक प्रपोर्शन होती है कि एक जहाज़ के साथ कितने मुलाजम हैं। दुनिया में हाईएस्ट जो मुलाजम है 501 बंदे के साथ जहाज़ है वो PIA। दुनिया में इस वक्त स्टैंडर्ड क्या है दुनिया में? स्टैंडर्ड मैं आपको प्रॉफिटेबल एक बता देता हूँ। टर्किश इस वक्त सबसे प्रॉफिटेबल है, एक जहाज़ के साथ 92 बंदे। फिर दुनिया की नंबर 1 जो एयरलाइन है वो एमरेट्स एयरलाइन है, 240 बंदे। आपने इतना हैवी करके इसको, जो पाकिस्तान की निशानी थी, पाकिस्तान की जान थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। अब हुकूमत के लिए इसको, इसमें सर्जरी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 3-4 वो काम करने जा रहे हैं। वो एक डंडा सोटा चलाएंगे, उसको उन्होंने बड़ा मीठा सा नाम दिया है कि वॉलंटियरली रिटायर हो जाओ। 3500 लोगों को वो इस तरह रिटायर करेंगे। हेड ऑफिस को कराची से इस्लामाबाद माइग्रेट कर रहे हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें थी, खाना कैसे पकाना है, वो इस तरह की सारी ना प्रोटेक्शन गाजी में अपनी बोटी के लिए बकरा कर दिया पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। दीगर ममालिक की एयरलाइन खड़ी की। ये ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं इन सब जनाजों को फरोख्त करें। साहब 100 आपने इंडस्ट्रियां फरोख्त। अच्छा जनाजे मेरे पास भी बड़े हैं। आप भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन रहे हैं। उन 100 में से 90% बंद हो गए और हाउसिंग सोसाइटियां बना दी। आपने इदारों को जनाजे बनाया है। आज आप जमहूरियत और मामूलियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? मिश्रा साहब क्या भर्ती हुए थे? लोडर से क्या मुराद? मेहनत मतलब है जो लोड करता, पिस्टल लोड करता है कैमर मार के। नहीं, वो मतलब सामान रखना, और मैं समझता हूँ हर पेशा बाइज्जत है। ये तो CSS के बाद अल्लाह माफ करे, वो देखे रिस्क हलाल को बुराई। मतलब है जो जब जाते हैं लोडर सामान उठाते हैं, पर मुशाहिदुल्लाह वो नहीं थे। वो तो बड़े पढ़े लिखे हैं, शुरू से इंजीनियर हैं। अच्छा क्यों जी मलक साहब? उन्होंने CSS किया हुआ है। CSS किया LMC में। दिस इज द वन इंस्टेंस। वो स्टील मिल का भी बताया ना, मैं क्या स्टील मिल का सुने। स्टील मिल की बड़ी दर्दनाक कहानी 1973 में रखा, और रोज भुट्टो को गालियां देते रहते हैं, जनाब उसने ये किया था। ये स्टील मिल उसने बनाई थी, पब्लिक सेक्टर में बनाई थी, और इसकी तकरीबन 4 मेरे ख्याल किलोमीटर की तो अपनी, यानी इसका सामान समंदर से डायरेक्ट इसकी आता है। इसका अपना बिजली घर है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया कि जो प्राइवेट थे काम करने वाले, उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो बाहर से सामान आता था स्टील का, उसकी ड्यूटी इतनी कम कर दी कि ये प्रॉफिटेबल ही नहीं रही, ये जलील ख्वार होती रही। अच्छा, इसके बाद इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी में तारक खोसा साहब ने इंक्वायरी पे बैठ के, और तारक खोसा साहब ने इंक्वायरी पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू की। परवेज़ मुशर्रफ के दौर तक ये मुनाफा दे रही थी, जब ये थे जनरल इनके मुस्लिम लीग नून वाले। तो जब खुरा रियाज लाल जी की तरफ जाना शुरू हुआ, जो लालो लाल मार के बुरी तो फिर क्या हुआ कि जरदारी साहब ने फौरी तौर पर, अब चूंकि ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि जनाब इसकी इंक्वायरी की जाए, लिहाजा तौहीन अदालत होगी। तौहीन अदालत में कौन पेश हुए? डिफेंड करने वाले साबिक गवर्नर पंजाब हमारे दोस्त लतीफ़ खोसा साहब। तो उन्होंने कहा इंक्वायरी हम बंद कर दो। भट्टी साहब और मलिक साहब, एक बात ये है, हमें कभी कोई वर्दी वाला हुक्मरान कतन कभी पसंद नहीं रहा, मगर ये कादी साहब मुझे बताए, सारे इदारे खा गए हो। मुल्क के कीमती इदारे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, स्टील मिल, जिन्होंने तबाह किया, किसी एक को तो सजा दे दे यार, कोई तो सजा दे दे। और मैं कहता हूँ 94 के मुआहदे खोलें अगर, और मैं एक और भी बात बताऊँ, एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है, उन्होंने इससे पहले एक इश्तिहार दिया था और पाकिस्तान की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में कहा था ये हमें दे दें, हमसे 100 अरब रुपए की गारंटी ले लें, हम 1 साल में आपको प्रॉफिट देंगे, इसके तमाम असासे भी हम आपको ठीक कर देंगे। और भट्टी साहब, अच्छा नहीं, उनको नहीं दे रहे। अच्छा उन हबको का एक बंदा लगा दिया, यानी जो लोग हैं वहां पे वो कहते हैं हम चला देते हैं आपको, मगर हम चला देते हैं तो जो साथ दिहाड़ियां लगा रहे थे उनका कौन बनेगा? अच्छा, ये जो शफाफ, और उसका क्या बनेगा? मैं थोड़ी सी गुस्सा मैं भी थोड़ा सा निकालूं, ये शफाफ जब पाकिस्तान बना है,
पीटीआई की अपनी जो लेबर यूनियन है उन्होंने वजीर आजम को लिखा कि भाई 18 साल की इन्वेस्टिगेशन करो, कौन लूट के खा यार ये आज का मुतालबा नहीं है। 350 नहीं होनी चाहिए। जब एक बिजनेसमैन की दुकान से एक 5 रुपए की चीज चोरी हो तो वो सेलमैन को लटका दे। मुल्क के 2 बड़े खरबों रुपए के इदारों को तबाह करने वालों की इन्वेस्टिगेशन क्यों ना हो? 350 ये आज ये मुतालबा दोहराया गया है। ये मुतालबा सेनेट तक किया है और इसमें जो एक ममरेज खान साहब हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स वाले हैं, मेरी उनसे बड़ी तफसील से बात हुई। उनका जनाब हम चला भी देते हैं मगर इसकी इंक्वायरी करें तो फिर बड़े बड़े लोगों के नाम छोटी सी इंफॉर्मेशन तो आने दो, क्यों डर है? हमारा दोस्त है मलक रूमी, उसके कैफे से कॉफी के 2 कप चोरी हो गए, उसने जाकर इसको शिकायत लगा दी। यार मेरा मुल्क लूट रहे हो तो आप कहते हो कि इन्हें कुछ ना कहें। भट्टी साहब, छोटी सी इंफॉर्मेशन, दुनिया की सबसे राइजिंग इकॉनमी चाइना को कहते हैं ना। चाइना 24 घंटे में इतना स्टील बनाता है जितना पाकिस्तान 1 साल में बनाता है। अंदाजा लगाएं दुनिया में जो अमीर हुआ है, जो तरक्की किया स्टील। नहीं, हमारे हुक्मरान 1 साल में पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ बनाते हैं जितना चाइना आज तक नहीं बना सका 1 मिनट में। ये देखिए हमारे हुक्मरानों की जो कॉम्पिटेंसी है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। आपको बेवकूफ बनाते रहे, वोट लेते रहे, अदारे तबाह करते रहे, अपना सरमाया बढ़ते रहे। मुझे बड़ा होता है भुट्टो पर बड़ा इल्ज़ाम लगता है, स्टील मिल और ये टेक्सटाइल हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, और मतलब उसके बाद तो हमने सिर्फ अंडे, जुराबें और बनियानें बताई। 1-2 ग्रुप थे जो बेचारे जिन्होंने यहाँ पे मुकाबला किया, मल्टीनेशनल से मुकाबला किया। खान साहब ने देखें सबसे पहले तो इस मुल्क की इंडस्ट्री कैसे तबाह की आपने, यहाँ के टैरिफ गिरा दिए, यहाँ पे कोई अच्छा काजी साहब मेरी एक सबमिशन है। एक तरफ तो खुद कह रहे हैं कि चाइना हम पूरा साल में नहीं बनाते, वो 1 दिन में बना सकता है। क्या पाकिस्तान के लोग इतने नाहल हैं खुदा ना खास्ता कि ये स्टील क्यों नहीं बना सकते? एक बहुत बड़े वकील जो हैं जो उन्होंने रिकॉर्डिंग में हमारी जान छुड़वाई है किसी बड़ी हद तक, उनका कहना है कि ये तुम्हें ठेका देने की क्या जरूरत है, एक आप इश्तिहार दें और कंसल्टेंट्स को बुलाएं और मशीनें निकालें और ट्रिलियंस और बिलियंस रुपीस का सोना और जो मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान से निकाल के हमारी बुक खत्म करें। मगर नहीं, हमारे पास हफीज शेख साहब को हमने सेंटर बनाना है ताकि वो आपसे ये पॉलिसियां करवाएं। बट काजी साहब जो हमारा कॉमन दुश्मन है ये जो IPPs है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप इस महंगी बिजली से पाकिस्तान में कुछ नहीं बना सकते। अच्छा एक खबर देता हूँ, एक खबर बड़ी साहब आज की खबर मैं देख रहा था, ऐसे सर्च कर रहा था, मैंने बहुत से मुल्कों के टैरिफ देखे, मैंने क्यूबा का टैरिफ देखा कि क्यूबा में बिजली कितने की बनती है। वहाँ पे जो KWH कहते हैं ना, एक मेजर है, एक पैमाना है, वो जो बिजनेसेस हैं 0 और जो घर हैं 13 पैसे पे एक KWH। ताल लगा के हम लगा सकते हैं यार। हमने सारी उम्र लोगों की मिसालें खुद तरक्की नहीं करनी है, बस तार नहीं लगा सकते। ये जो बिजली की तारें हैं हमारे घर अंधेरे लेके जाती हैं, इनके घर माल के ढेर, ये जब तक सिलसिला खत्म नहीं होता इमरान खान साहब आपको नींद नहीं आएगी। अल्लाह के बाद।